ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन है टेंसेस पर, राइट। तो हम गौर करेंगे, आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा पीडीएफ। टेंसेस आर 5, टेंस 5 हैं। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि टेंसेस कितने हैं, तो आपको इन्हीं पांचों का नाम लेना है। और कोई पूछे कि टेंस कितने हैं, सॉरी टेंस तो हो गया, टाइम कितने हैं, तो आप बताएंगे 3। देर आर 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बोलना है, नहीं हो एक बार फिर से बताइए सर। हम लोग जानते हैं आमतौर पर कि टेंस कितने हैं। अगर ये कोई पूछता है तो हम बताते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान से समझना होगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या वास्तव में ये टेंस होते हैं? नहीं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टाइम है। जैसे हम बोलते हैं आपके प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है। तुम्हारी दोस्त की लाइफ में पास्ट टाइम में क्या हुआ था, ये पूछना सही है, ना कि तुम्हारी दोस्त की पास्ट या लाइफ में पास्ट टेंस में क्या हुआ था, ऐसा नहीं पूछते हैं। फ्यूचर टाइम में इंडिया एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा, फ्यूचर टेंस में इंडिया एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो फ्यूचर टेंस नहीं बोलते हैं, फ्यूचर टाइम बोलते हैं। पास्ट एक टाइम है, प्रेजेंट एक टाइम है, पहली बात ये। तो टाइम क्लियर है। दूसरी बात, टेंस कितने हैं? तो टेंस 5 होते हैं। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हें ही हम वास्तव में टेंस कहते हैं। अब बात है कि टेंस कहते किसे हैं। तो टेंस मतलब वर्ब, VERB, मतलब क्रिया, सीधी बात। तो हम क्रिया को, अपने वर्ब को, एक्शन को 5 अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। या तो हम अपने वर्ब को यानी क्रिया को सिंपल दिखा सकते हैं, इंडेफिनिट में दिखा सकते हैं, कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं, या परफेक्ट में दिखा सकते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं। तो क्रिया को हम 5 अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सिंपल से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। इसीलिए हम इन्हें टेंस कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के ही अलग अलग फॉर्म्स पढ़ते हैं हम इसमें। समझ में आ गया इतना? तो कोई भी आज के बाद पूछे कि टेंस कितने, तो यही इन्हीं 5 का नाम बताना है। ऐसा नहीं कि आप टाइम का नाम बताने लगे। हम गलत समझते हैं कि प्रेजेंट एक टेंस है, फिर भी तो किताबों में फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसा लिखा हुआ क्यों आता है? या कुछ टीचर्स भी ऐसे क्यों बोलते हैं, या कुछ स्कॉलर्स, अंग्रेज़ी के विद्वान ऐसा फिर क्यों बोलते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण थोड़ी देर में समझेंगे। अब हम बात करें कि एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस कितने हैं। नीचे के स्लाइड में आप देखें, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस। एस्पेक्ट्स का अर्थ है तरीका, और टेंस मतलब एक्शन, या को वर्ब, या क्रिया, काम, यानी काम करने का ढंग, काम करने के तरीके कितने हैं। आप अपने एक्शन को, अपने वर्ब को कितने तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है वेज ऑफ डूइंग एक्शंस। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस की मीनिंग हुई वेज ऑफ डूइंग एक्शंस, काम को करने के ढंग। काम को हम 2 ही ढंग से कर सकते हैं। या तो काम हम कर सकते हैं, मतलब काम कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने एक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं, या अपने एक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम अपने एक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कोई इंसान दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम जारी है, तो काम को या तो हम जारी रख सकते हैं, एक तो ये तरीका है काम को करने का, या उस काम को हम ख़त्म कर चुके होंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं संभव है। इसलिए कंटिन्यूअस को हमने प्रोग्रेसिव कहा। काम प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस वर्ड से बना प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, एन के बाद यू आता है, राइट। और काम को हम अगर ख़त्म कर लें, किसी काम को जितना करना था वो कर कर हमने पूरा कर लिया, अब चैन की सांस ले रहा है, इसका अर्थ है
कि काम परफेक्टली हो चुका। तो काम या तो हमारा नहीं हो सकता है कंप्लीट, या तो कंप्लीट हो सकता है। यही दो तरीके हैं काम को करने के। यानी कंप्लीट नहीं हुआ इसके मतलब काम कंटिन्यू है, अभी जारी है, हो ही रहा है। इसीलिए काम को करने का एक ढंग है, एक एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस, जिसे हम थोड़े स्टैंडर्ड स्टाइल में प्रोग्रेसिव कहते हैं। मतलब काम प्रोग्रेस में, प्रगति पर है। काम को करने का दूसरा तरीका है परफेक्ट, यानी काम कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, और इसी को हम स्टैंडर्ड वे में परफेक्टिव कहते हैं। परफेक्ट में ही IVE लगा दिया, परफेक्टिव बन गया। तो जिस तरह से आपको कहना अच्छा लगे या दोनों याद रखें तो अच्छी बात। तो कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। हम सिर्फ टेंस पढ़ते हैं, लेकिन टेंस मीन्स क्या? काम। लेकिन काम को करने का ढंग नहीं पढ़ते। और गौर से देखना, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस हमारे पास दो हैं, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अब गौर करो, टेंस भी तो हमारे पास मेनली कंटिन्यूअस और परफेक्ट ही दिख रहा है। इंडेफिनिट एक अलग कैटेगरी है। इंडेफिनिट ना तो कंटिन्यूअस है ना तो परफेक्ट है। लेकिन गौर करो, मेन टेंसेस जो आपको दिखेंगे कंटिन्यूअस दिखेंगे, परफेक्ट दिखेंगे, थर्ड और फोर्थ। और सबसे लास्ट में देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है। तो इसका नाम देखो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका अर्थ ये है कि इसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी शामिल है। लेकिन वास्तव में काम तो दो ही तरीके से संभव है, तो उन दोनों तरीकों का हमने समावेश किया है इसमें। बोथ ऑफ द एक्शंस आर मिंगल्ड टुगेदर। दोनों एक्शन को यहाँ मिलाया गया है। तो हम एक एक बार क्या कर सकते हैं, काम को कंटिन्यूअस वे में देख सकते हैं या हम अपने काम को परफेक्ट वे में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने दोनों को मिला दिया तो हमारे पास एक तरीका आता है काम को करने का, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि काम थोड़ा हो भी चुका होगा कंप्लीट, और वही काम थोड़ा जारी भी होगा अभी। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले वाले स्लाइड में आप पहुंच जाएं अपनी स्क्रीन पर। तो मान लें कि एक दीवार है और दीवार को आपको पेंट करना है, और आपने 8 बजे काम करना शुरू किया, यानी कि टेंस परफॉर्म करना शुरू किया, यानी एक्शन। टेंस मीन्स एक्शन। तो 8 बजे से आपने 8:30 बजे तक उस दीवार को पेंट किया। तो 8:30 बजे तक आधी दीवार तो पेंट हो गई, यानी काम परफेक्टली हो गया। तुम्हारे पास एस्पेक्ट क्या आया? परफेक्ट। और एग्जैक्टली 8:30 में भी आप उस दीवार को भी रंग ही रहे हैं, यानी पेंट कर रहे हैं, यानी एक्शन कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट भी हमें दिख रहा है। काम को करने का ढंग जो लगातार होने वाला है वो भी हमें दिख रहा है इसी एस्पेक्ट में। इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट हम मिला देंगे तो बन जाएगा नाम हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? यानी 8:30 बजे तक आधे घंटे तक दीवार की रंगाई हो चुकी है, दीवार आधी रंगी जा चुकी है, यानी काम परफेक्टली हो चुका है आधा रंगने का, और अभी बाकी भी है, इसलिए हम रंग ही रहे हैं, यानी काम कंटिन्यू भी है। इसी दोनों थॉट के कारण हमारे पास एक टेंस आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेनली तो यही दो तरीके, इसलिए तरीके के कारण ही टेंस बना है। क्वाइट सिंपल। अब आगे आ जाओ, एस्पेक्ट्स के बाद वाले स्लाइड में पहुंचो जिसमें लिखा है टेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एक्शन वर्ब। टेंस को हम एक्शन वर्ब के आने और ना आने के बेसिस पर पढ़ सकते हैं, और यही पढ़ना उचित है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एक्शन वर्ब पहले समझेंगे क्या है। ऐसा वर्ब जो एक्शन करता हुआ दिखाए किसी भी पर्सन को, किसी भी सब्जेक्ट को। एग्जाम्पल, सिंगिंग करना क्या है? एक एक्शन वर्ब है। एक्शन करता हुआ कोई दिख रहा है। डांसिंग, प्ले, जंप, राइट, रीड। ये मत सोचना कि मैं डांसिंग के बाद जंपिंग नहीं बोल रहा हूँ, प्लेइंग नहीं बोल रहा हूँ। बोल सकते हो, वो कहने का तरीका है। तो डांस, प्ले, जंप, रन, गो, कम, रीड, राइट, स्माइल, लाफ, ये जितने वर्ब्स दिख रहे हैं सभी में कोई इंसान कुछ ना कुछ करता हुआ दिखेगा, एक्शन दिखेगा। इसी तरह के वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। तो अब क्या है कि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम टेंस हमेशा होता है। इंग्लिश का सेंटेंस बिना टाइम और टेंस के संभव नहीं है। कोई भी सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस वास्तव में है तो। अब सेंटेंस वास्तव में है, इसके कहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है
तो निश्चित तौर पर उसमें टाइम और टेंस है, सीधी बात। तो अब उस सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही दो स्थिति संभव है। अब ध्यान से समझना है। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस का टेंस सिंपल है, सिंपल वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें, इसलिए टेंस सिंपल है। और अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड है, गो, कम, जंप, रीड, राइट, ऐसा वाला वर्ब अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखता है तो उस सेंटेंस का टेंस अब सिंपल नहीं है, यानी बाकी जो चार बचते हैं वो हैं। तो कोई चार हो सकते हैं, कैसे कैसे होंगे वही बात हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए पहला पॉइंट लिखा है एक्शन वर्ब नॉट इन्वॉल्व्ड, कि इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड नहीं है, शामिल नहीं है, तो उस सेंटेंस का टेंस सिंपल है। सेकंड पॉइंट बी है एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड, कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब अगर इन्वॉल्व्ड है तो उस सेंटेंस का टेंस क्या होगा, तो उस सेंटेंस का टेंस इन चारों में से कुछ हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम अभी बोल दो। नहीं सर, देखो जरा। इसको परफेक्ट समझ में नहीं आया। किसे नहीं आया बेटा? ओम कुमार। ओके, अभी हमने देखो परफेक्ट समझाया नहीं है, लेकिन परफेक्ट का आस्पेक्ट समझ लो। तो पिछले वाले स्लाइड में जाओ और वहाँ देखो आस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस लिखा है। आस्पेक्ट्स मतलब काम को करने का तरीका। नाम देखो परफेक्ट है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। परफेक्ट का क्या अर्थ होता है कि कोई काम परफेक्टली हो गया है। तो परफेक्ट टेंस में काम ख़त्म हुआ दिखता है हमें। इतना समझ में आया? परफेक्ट मीन्स परफेक्टली, ऐसा सोच लो कि काम परफेक्टली हो चुका है। आप हाँ, पर्सन इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शामिल होना। जैसे हम कहते हैं कि क्या आपका इन्वॉल्वमेंट, आपके जो दोस्त पार्टी कर रहे हैं उसमें है या नहीं है, या कोई एक इंसान है। हाँ, शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट मीन्स आपके शामिल होने की स्थिति, इसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। करेक्ट? ओके सर। इन्वॉल्व होना मतलब शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होने की स्थिति। MENT मेंट का अर्थ होता है स्थिति। जैसे डेवलपमेंट, विकसित होने की स्थिति, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो हमने देखा कि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस होता ही है। टेंस 5 हो सकते हैं, लेकिन टेंस कौन सा है सेंटेंस का ये हम कैसे जानेंगे? तो एक्शन वर्ब के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर जानेंगे। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है मैं कह रहा हूँ, यानी कि टेंस सिंपल नहीं है, तो पहले नहीं है से अगर जानना है तो वो भी सीख सकते हो। अगर मान लो सेंटेंस में एक्शन वर्ब इन्वॉल्व नहीं है तो सेंटेंस का टेंस सिंपल, और एक्शन वर्ब अगर इन्वॉल्व है तो सिंपल को छोड़कर बाकी जो टेंसेस बचते हैं ये चार में से कोई भी एक हो सकता है उसका टेंस। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ो और देखो सिंपल टेंस क्या है, इसे ध्यान से समझना। तो कुछ टीचर्स, कुछ किताबें, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस एक ही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बातें नहीं हैं। वो भी मान्यता अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों, कुछ किताबों, कुछ शिक्षकों का मानना है कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस अलग अलग हैं। हम इन्हें अलग अलग होने के स्तर पर ही पढ़ेंगे। सिंपल टेंस लिखा है। सिंपल टेंस में सिंपली जान लो कि सेंटेंस में आपको इज, एम, आर और इनके पास्ट क्या होते हैं, वॉज, वर या हैज़, हैव, हैड दिखेगा, इसके बाद कुछ लिखा दिखेगा, सीधी बात। एग्जाम्पल में पहुंचो, देखो लिखा है दिस इज़ अ सेंटेंस। तो गौर करो इस सेंटेंस में सिर्फ इज़ लिखा है वर्ब के तौर पर, कोई और एक्शन वर्ब इन्वॉल्व इसमें नहीं है। जैसे डांस, जंप, रन, गो, कम, ईट, स्लीप, ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो एक्शन दिखाता है। यानी सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है। क्लियर? हम पढ़ क्या रहे हैं, हम टेंस को पहचानना पड़ रहा है। टेंस में 3 बातें कम से कम पढ़ी जाती हैं। क्या? पहला कि टेंस की पहचान, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफाई करना जाने। फिर टेंस हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब टेंस का काम क्या है, तो काम को फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, यानी फंक्शंस ऑफ टेंसेस, ये दूसरी बात होती है टेंस की। तीसरी बात कि आप एक ही सेंटेंस में एक टेंस लिखते हैं
फिर उसके बाद आपको दूसरा टेंस लिखने की ज़रूरत होती है, यानी एक टेंस के बाद दूसरे टेंस का सीक्वेंस में आना। तो एक टेंस के बाद दूसरा टेंस क्या आएगा, सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो इसी से एक चैप्टर बनता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, राइट। इसलिए 3 स्तर में हम टेंस को पढ़ते हैं। तो पहले किसी चीज़ को हम पहचानना सीखते हैं। जैसे एक बच्चे को ABCD लिखवाओ तो क्या सीखता है वो, पहले A सीखता है, फिर B सीखता है, ऐसे करते करते मान लो फिर आप कहते हो बेटा P लिख कर दिखाओ, P लिख दिया। फिर कहो उसे E लिखो, E लिख दिया। फिर N लिखो, N लिख दिया। लेकिन गौर से देखो तो एक एक पहचान की चीज़ को अगर वो लिखता है तो एक अर्थ बन जाता है। PEN, पेन, पेन मतलब कलम। यानी कि हम एक एक पहचान को अगर लिखते हैं और पहचान को अगर एक साथ इकट्ठा हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें जो पहचान की हैं उससे एक अर्थ आ जाता है। यानी इसीलिए हर स्थिति में जीवन में सीखने वाली कोई बात हो उसमें सबसे पहले उस शास्त्र का यानी उस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हमें एलिमेंट्स पहचानना पड़ता है। फिर उसी आइडेंटिफिकेशन को जब हम दूसरे आइडेंटिफिकेशन के साथ जमा कर देते हैं, एक साथ रखते हैं, लिखते हैं, तो उससे एक अर्थ आता है। हर भाषा में, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही देखा गया है। इसलिए हम टेंस पहचानना सीख रहे हैं आज पहले। ये नहीं आएगा तो कोई चैप्टर नहीं आएगा। क्यों? अभी हमने बताया कि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम टेंस होता ही है, तो बिना ये जाने इंग्लिश के सेंटेंस आप लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश के सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये जानना इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल टेंस। इट इज़ अ पेन। इस सेंटेंस में देखो सिर्फ इज़ लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड नहीं है, यानी टेंस सिंपल है। टेंस किस में होता है? सेंटेंस में होता है टेंस। यानी इट इज़ अ पेन, इस सेंटेंस का टेंस है सिंपल। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। यहाँ आर लिखा है, इसमें कोई एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड नहीं है, गो, कम, जंप, रीड, राइट ऐसा वाला। यानी इस सेंटेंस का टेंस हुआ सिंपल। सबको समझ में आ रहा है? इतना आ गया समझ में क्या? एक बार हाँ या ना। यस सर, यस। बढ़िया। जिसने कभी नहीं सीखा है टेंस वो आज सीख जाओगे। नेक्स्ट है आई एम अ टीचर एंड स्टूडेंट। मैं एक शिक्षक और विद्यार्थी हूँ। आ रहा है समझ में? हेलो साक्षी, तुमको आ रहा है समझ में? भागलपुर। हाँ सर। ओके। आई एम अ टीचर एंड स्टूडेंट। मैं एक शिक्षक और विद्यार्थी हूँ। इसमें देखो कोई भी एक्शन वर्ब इन्वॉल्व नहीं है, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? सिंपल है। सिर्फ एम लिखा हुआ है, सिंपली एक वर्ब लिखा है। सिंपली एक वर्ब लिखा है यानी सिंपल वर्ब लिखा है तो सिंपल टेंस हुआ सेंटेंस का। इतना आसान है। नेक्स्ट है, अब इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर। ठीक है। इज एम सिंगुलर होता है यानी एक इंसान या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आर प्लूरल होता है, आर एक से ज़्यादा चीज़ या ज़्यादा इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इज एम आर प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है। जैसे यह एक कलम है बोल रहे हैं, था नहीं बोल रहे। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो या आप एक विद्यार्थी हैं, मतलब अभी भी आप एक विद्यार्थी हैं, प्रेजेंट टाइम में भी, पास्ट में बात नहीं कर रहे। तो इज़ एम आर का अगर हमें पास्ट में बात करना हो, किसी को कुछ बताना हो कि कोई इंसान कुछ था, कोई चीज़ कुछ थी, तो वॉज वर्ड से बताते हैं। ठीक। तो जैसे इज़ एम सिंगल इंसान या सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंगुलर वर्ब है, उसी तरह से इज़ एम का पास्ट में भी कुछ ना कुछ सिंगल होगा, सिंगुलर बात होगी, तो वो है वॉज। और इज़ एम का जैसे आर प्लूरल है, उसी तरह से पास्ट में भी आर का कुछ ना कुछ प्लूरल होगा, तो प्लूरल थॉट देने वाला वर है। तो वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल। वॉज वर से पास्ट टाइम की बात करते हैं। एग्जाम्पल नीचे देखो, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले की बात है, था। लेकिन इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, दोस्त कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्शन परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी सेंटेंस का टेंस सिंपल। वी वर इन द मार्केट, हम लोग बाज़ार में थे। कल की बात है, आज से 10 साल पहले की बात है, या जस्ट अभी 1 घंटे पहले की बात है, या 5 मिनट पहले की बात है, या जस्ट 1 सेकंड पहले की बात है। आप जिस सेकंड में जी रहे होते हैं सिर्फ वही प्रेजेंट टाइम होता है वास्तव में, और इस सेकंड से जस्ट पहले जितने सेकंड्स बीत गए सभी पास्ट होते हैं। पास्ट कहने का ये अर्थ हमें नहीं समझना चाहिए सिर्फ कि आज से पहले बीता हुआ 10 साल, 5 साल या 1 दिन, ऐसी बात नहीं है। जस्ट पिछला मिनट भी पास्ट का ही हिस्सा है। सीधी बात कि जिस सेकंड आप सांस ले रहे होते हैं
वही सेकंड वास्तव में जीवंत तो होता है, प्रेजेंट होता है, अलाइव होता है। बाकी सब पास्ट है, और जो आया नहीं है वो तो फ्यूचर है ही। तो एग्जाम्पल, हम लोग सिर्फ मार्केट में थे लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे थे, यानी एक्शन परफॉर्म्ड नहीं कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में भी एक्शन हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है। आई होप कि अब आप भी लिखना जान चुके होंगे। नेक्स्ट है, तो इज एम आर का पास्ट देखा, वॉज वर। अब एक आता है हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में किसी इंसान के पास किसी चीज़ का होना ये दिखाने के लिए। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल। अगर आपके पास भी कुछ है तो आप हैव, और अगर किसी दूसरे के लिए बात करें तो हैज़ में बात कर सकते हैं। और हैज़ और हैव का पास्ट होता है हैड। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में, भूतकाल में किसी के पास कुछ था, जैसे मेरे बॉस के पास एक कार थी, तो माई बॉस हैड अ कार। सिंपल है। तो उसी तरह जैसे हमने इज़ एम आर प्रेजेंट में पढ़ा, इन्हीं का फॉर्म वॉज वर हमने पास्ट के लिए पढ़ा। तो अब हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है। ठीक, जो बताता है कि आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ है या किसी चीज़ के पास कुछ चीज़ है। दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, नीचे देखो। माई बॉस हैज़ अ बिग बंगलो। मेरे बॉस के पास एक बड़ा सा बंगलो है, लेकिन बंगलो कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है, बंगलो नाचने नहीं लग गया है, या बंगलो खाने नहीं बैठ गया है, बंगलो बस बना हुआ है। इसमें भी हम एक्शन नहीं देख रहे हैं, यानी टेंस सिंपल है। ठीक है, लेकिन मेरे बॉस के पास वो बंगलो है, यानी मेरे बॉस का बंगलो है, राइट। तो हम किसी इंसान के पास कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, बिग बंगलो। आई हैव अ ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब मेरे जीवन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उसे कल दिन पूरा करूँगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करना, इसी को ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिंपल टेंस। एक एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट डे पूछूंगा भी क्लास में। जब मैं नहीं थक रहा हूँ तो आप में भी थकावट नहीं दिखनी चाहिए, एकदम ऊर्जा और ध्यान से कंसिस्टेंटली सीखो। शायद तुमने टेंस ऐसे सुना होगा या सीखा होगा, आज का आज क्लियर हो जाएगा। वी हैव मोबाइल्स, हमारे पास मोबाइल है, अर्थात मोबाइल कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्शन नहीं है, टेंस सिंपल हुआ। और हैव का अर्थ क्या हुआ, हमारे पास है मोबाइल। नीचे आ जाओ, देखो उसमें ही शी दे चार्ल्स हैड एन आइडिया, मतलब ही हैड एन आइडिया, शी हैड एन आइडिया, दे हैड एन आइडिया, चार्ल्स हैड एन आइडिया। हैज़ ऑफ का सिर्फ हमने हैड पास्ट में लिखा, जिसका अर्थ है, हाँ, हैज़ है प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास कुछ है, पास में है, उसके लिए हैज़ हैव बोलो। अब हैज़ हैव कहाँ बोलते हैं इसकी बात हम लोग करेंगे, फिलहाल टेंस बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि इतना डिस्कशन में समय ज़्यादा लगेगा और सुनकर ही जाना है, आज क्लियर टेंस। तो हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, यानी पास्ट टाइम में किसी के पास कुछ अगर था ये दिखाना हो तो हैड लिखते हैं। चाहे वो इंसान, वो व्यक्ति सिंगुलर हो या सिंगुलर से ज़्यादा हो, सबके साथ हैड हो सकता है। क्यों, हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो माई बॉस एक ही इंसान, हैज़ लिखा। वी मीन्स हम लोग, हम सभी, बहुत सारे लोग हैं, तो हैव लिखा। और बहुत आसान बात, जिसकी स्पेलिंग छोटी वो वास्तव में छोटी चीज़ के लिए, और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो बड़ी चीज़ के लिए, बड़ी मतलब एक से ज़्यादा के लिए। तो देखो, इज़ एम स्पेलिंग में छोटा है, आर बड़ा है, तो छोटी स्पेलिंग वाली एक चीज़ के लिए, बड़ी स्पेलिंग वाली एक से ज़्यादा चीज़ के लिए। सबसे आसान तरीका याद रखने का, वर्ब के नंबर को। ठीक, और वॉज वर, वॉज छोटी है स्पेलिंग में, वर बड़ी है स्पेलिंग में, यानी वॉज एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, छोटी संख्या के लिए इस्तेमाल होगा, और वर बड़ा है तो इसीलिए बड़ी संख्या के लिए, यानी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। सेम केस यहाँ उसी तरह है। हैज़ हैव प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल होता है, तो हैज़ छोटी है स्पेलिंग में, हैज़ सिंगल के लिए इस्तेमाल होगा। हैव उससे बड़ी है स्पेलिंग में, वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा के लिए ना, बड़े संख्या के लिए। ख़त्म। अब बचा हैड, तो हैज़ और हैव का पास्ट होता है हैड। हैड ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल है, यानी हैड दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। चलो, क्वेश्चन जायज़ है कि
आई तो एक इंसान को रिफ़र करता है, आई मीन्स मैं मीन्स अकेला इंसान, फिर भी इसके साथ हैव जैसा प्लूरल वर्ब क्यों आता है? अब तो ये विद्वानों से पूछना होगा कि क्यों आता है। भाषा हमने बनाई नहीं है, ना हम बना रहे हैं आज। भाषा बनी हुई चीज़ है, हाँ, जो विद्वान है वो बना रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये भाषा हम बनाने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट लैंग्वेज मेकर्स, वी आर लैंग्वेज लर्नर्स, यही समझना है। तो हमें लर्निंग पर ध्यान देना है, हमें सीखने पर ध्यान देना है। शुरुआती दौर में विद्वानों ने, अंग्रेज़ी के विद्वानों ने ऐसा क्यों किया हम नहीं जानते, या जो जानते होंगे वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते। तो ये एक मान्यता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि जैसे पगडंडी होती है ना, या रास्ता होता है, तो रास्ते के बगल में खाली जगह भी होती है। कुछ लोग गाड़ियाँ रास्ते पर ना चलाकर फुटपाथ के लिए जो बची हुई जगह होती है उस पर चलाते हैं। एक्सेप्शनल केस है, यानी आई सिंगुलर तो है, लेकिन इसके साथ वर्ब हैव जो है प्लूरल लगता है। ठीक, क्यों लगता है, कारण नहीं पता। मुश्किल है कि एक पीएचडी भी आपको बता सके, क्योंकि यह एक मान्यता है। भाषा बहुत पुरानी चीज़ होती है, इसे हम ऐसे मानेंगे कि इस्तेमाल में ये ज़्यादा दिन तक रहा, इसलिए इसकी मान्यता हो गई। करेक्ट। लेकिन आई के साथ वॉज लगता है, ध्यान रखना, आई के साथ एम लगता है। तो एम और वॉज सिंगुलर है, तो एम और वॉज वाले में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन हैव फॉर्म वाले में हैव प्लूरल लगता है। एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ इट। आगे बढ़ो, सर बोलो। सर मेरे को जो आपने बताया ना वर्ब जो छोटी बड़ी के साथ लगती है वो वाला समझ में नहीं आया। बेटा तुम्हारा स्टैंडर्ड भी तो 8 है, यहाँ पर सभी जो 8 और 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, और एक छोटे हैं, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। इज़ और एम छोटी दिख रही है ना स्पेलिंग में, आर से, बोलो। हाँ, तो ये छोटी संख्या के लिए इस्तेमाल हुआ। छोटी संख्या इन द सेंस सिंगल नंबर, यानी सिंगुलर चीज़, सिंगुलर आइटम, सिंगुलर नाउन। समझ में आया? जैसे सर जैसे अ पेन इज़, अ पेन आर नहीं बोलेंगे, अ मीन्स एक, एक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अ ट्री इज़, अ मोबाइल इज़, राइट, ऐसे। या अ मोबाइल वॉज। लेकिन अगर हम इनकी संख्या बढ़ा दें, एक से ज़्यादा कर दें, बड़ा कर दें, जब संख्या बढ़ी तो वर्ब की स्पेलिंग भी बढ़ी। बड़ी किस सेंस में कर रहे हैं? संख्या एक से ज़्यादा को। और एक संख्या जो है, यानी सिंगुलर आइटम जो है, उसको हम छोटी संख्या कह रहे हैं। ये ट्रिक है याद रखने का, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, वॉज सिंगुलर या वर्ड सिंगुलर है भाई। आ गया समझ में? तो हैज़ अब में अगर देखोगे तो हैज़ छोटी है स्पेलिंग में, यानी हैज़ सिंगल आइटम के लिए इस्तेमाल होगा। और हैव जो है वो बड़ी है स्पेलिंग में, यानी हैव एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। इज़ इट करेक्ट ओम? यस सर। ग्रेट। अब आगे देखो, ध्यान से सुनो, सेशन पूरा करना है। बेटा माइक जिनका, म्यूट करो। माइक म्यूट कर लें आप। तुम्हारा चलने का भी आवाज आ रहा है, बाहर से चल रहे हो तो ठीक है, ओके। देखिए, हैड का ना तो नंबर सिंगुलर होता है, ना तो प्लूरल होता है, यानी हैड ना न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल इंसान किसी के साथ भी जाकर बैठ सकता है, एक इंसान के साथ भी, एक से ज़्यादा इंसान के साथ भी, वो न्यूट्रल है, सादा मिजाज है। तो हैड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टाइम को रिफ़र करता है। तो पास्ट टाइम में जितने वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, V2, V2 को पास्ट कहते हैं। हैज़ हैव का V2 क्या है? हैड है। जैसे प्ले का V2 प्लेड, गो का वेंट, राइट। तो हैज़ हैव का पास्ट होता है, V2 होता है हैड, और V2 का कोई नंबर होता ही नहीं है। अंग्रेज़ी के विद्वानों ने ऐसा ही माना है, यही मान्यता आज तक ठीक है, इसलिए हम लोग भी इस मान्यता को मानते हैं। इसलिए ही देखो सिंगुलर है, हैड आ गया। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार था। शी हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार था। अब हम कह रहे हैं दे, तो ही और शी का प्लूरल दे होता है, मतलब उन सभी लोगों के पास एक विचार था। तो सभी लोगों के पास एक ही विचार था, कॉमन विचार था, एक ही जैसा विचार आया होगा दिमाग में, संभव है। तो दे के साथ भी हैड। चार्ल्स, यानी ही शी दे हमने प्रोनाउन के तौर पर देखा, अब नाउन भी लिख सकते हैं। चार्ल्स एक ही इंसान है, भले ये प्लूरल जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक ही इंसान का नाम है। तो चार्ल्स सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर के साथ हम हैड लगा सकते हैं। चार्ल्स के दिमाग में एक विचार था, एक आइडिया था,
पास्ट टाइम में था, विचार कुछ कर नहीं रहा है, नो एक्शन। जब एक्शन नहीं तो टेंस सिंपल, एक्शन अगर होगा तो टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कुछ हो सकता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियरली बताओ एकदम। यस सर। यस सर। और सभी लोग बताएं, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, टेंस आसान हो रहा है, यस सर। बढ़िया, एन्जॉय इट। चलिए नेक्स्ट सेशन हम आगे देखते हैं इसमें। वी हैड ड्रीम्स इन आवर आइज, हमारी आंखों में सपने थे, यानी वे सपने डांस नहीं कर रहे थे वे सपने सो नहीं रहे थे, वे सपने गाना नहीं गा रहे थे, यानी सपने यानी ड्रीम्स हमारे एक्शन परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं इस सेंटेंस में। यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? सिंपल हुआ, बोला भी करो। सिंपल टेंस में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो सर। बहुत बढ़िया, सबको आया समझ में? नो सर। अब आइए हम समझेंगे इंडेफिनिट टेंस। जो बोलूं और जैसे बोलूं, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसी फिलॉसफी पर काम करना है, जो और जैसे, व्हाट एंड हाउ। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज से। एक मिनट। तो इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस में ही होगा, यानी इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस इंडेफिनिट है। ये जानने के लिए हम देखेंगे कि उस सेंटेंस में या तो V1 का इस्तेमाल हुआ हो, या तो V2 का इस्तेमाल हुआ हो, या तो V5 का इस्तेमाल हुआ हो। इतनी बात ध्यान में रखनी है बस, आसान है बहुत, ध्यान दो। यानी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर V1, V2 या V5 इन तीनों वर्ब्स में से किसी का इस्तेमाल हुआ हो तो समझना कि इंग्लिश के उस सेंटेंस का टेंस इंडेफिनिट है। आसान है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे को तो V1 किसे कहते हैं, V5 किसे कहते हैं, पहले ही समझ लो। V1 मीन्स प्ले, गो, जंप, रन, रीड, राइट, मतलब एकदम फ्रेश वर्ब, एकदम फर्स्ट फॉर्म, एकदम बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, जिसमें हम अपनी तरफ से एस या ई एस नहीं लगाते हैं, वे हम V1 समझते हैं। V5 किसे कहते हैं? V5 एक सेकंड रुक जाओ, सिर नहीं खिलाने का है, सुनो ध्यान से। V5 में हम एस या ई एस लगाते हैं। अब एस ई एस किस में लगाएंगे? अगर तुम V1 में एस या ई एस लगा दोगे तो वही V1 V5 बन जाता है। गौर करो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है वी कुक फूड। कुक देखो एकदम फ्रेश वर्ब है, ना तुमने इसमें एस लगाया है ना तो ई एस, यानी कुक V1 है, ठीक। और कुक में हमने देखो नीचे एस लगाया, कुक्स बन गया, कुक्स वर्ड V5 है। अब पहचानना आ गया। तो जैसे गो है, गो इज़ V1 बट गोज इज़ V5। डू इज़ V1, डज DOES इज़ V5। प्ले प्लेज, जंप जंप्स। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा रुक गया था, वो कुछ खा रहा था इसीलिए अब मुश्किल हो रही थी बोलने में। अब ध्यान दो और समझो ध्यान से कि V1 में जब तुम SES लगाते हो तो वही V1 V5 बन जाता है। और जितने V1 हैं सभी V1 का नंबर प्लूरल होता है, यानी V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। आसान। और सबसे लास्ट वाला जो वर्ब है V5 वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। पहले एग्जांपल समझो, फिर बताऊंगा याद रखने का तरीका कि V1 को प्लूरल कैसे समझें, V5 को सिंगुलर कैसे समझें, कि भूले ना कभी। एक कहानी के ज़रिए बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ वी कुक फूड लिखा है, इंग्लिश का सेंटेंस है। हमने देखा कुक लिखा है, कुक यानी V1 है। V1 होना मतलब टेंस इंडेफिनिट होना।
तो इस सेंटेंस का टेंस में पता चल गया कि इंडेफिनिट है। और हमने देखो प्रेजेंट लिखा है, यानी V1 और V5 प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है और V2 पास्ट में। हम तो यही तो पढ़ ही रहे हैं कि टेंस को हम प्रेजेंट और पास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर एक टेंस नहीं होता है, यानी टेंस की स्टडी फ्यूचर में नहीं होती है। मॉडर्न इंग्लिश ऐसा बताती है और ट्रेडिशनल इंग्लिश भी ऐसा बताती है। इसीलिए हम प्रेजेंट और पास्ट में ही सिर्फ टेंस को पढ़ रहे हैं। चलिए इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी पहचानने सीखेंगे। तो जैसे हमने इज एम आर प्रेजेंट देखा, इनका वॉज वर हम पास्ट देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी हम प्रेजेंट और पास्ट देखेंगे। तो V1 V5 प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है और V2 पास्ट टाइम में इस्तेमाल होता है। वी कुक फूड, हम लोग भोजन बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं की बात है। एंड ही कुक्स फूड, वह भोजन बनाता है, प्रेजेंट टाइम। लेकिन ही कुक्ड फूड, उसने भोजन बनाया। वी कुक्ड फूड, हमने भोजन बनाया, पास्ट टाइम की बात, कल बनाया, कहानी ख़त्म। लेकिन अब गौर करो, V1 को हमने बोला, यानी कि पहले फॉर्म को प्लूरल मानते हैं, लास्ट फॉर्म को सिंगुलर मानते हैं। गौर करो, वी मीन्स हम लोग, बहुत सारे लोग, प्लूरल है, प्लूरल के साथ V1 हुआ। ही मतलब एक इंसान यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ V5 का इस्तेमाल होता है क्योंकि V5 भी सिंगुलर होता है, राइट। तो कुक्स लिखा हमने, लेकिन कुक्स देखा V5 है, V5 है मतलब इस सेंटेंस का टेंस क्या है? इंडेफिनिट है। और कुक्स चूँकि प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस सेंटेंस का टाइम क्या हुआ? प्रेजेंट। तो टाइम और टेंस दोनों मिलाकर अगर बोलेंगे तो इसका पूरा जवाब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मतलब टाइम और इंडेफिनिट मतलब टेंस। इसीलिए चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस होता है। इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस जैसी हेडिंग या ऐसी बातें लिखी हुई किताबों में देखते हैं। अब यहीं पर ध्यान से समझो, क्यों हम बोलते हैं ऐसा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसा बोलने से हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट एक टेंस है, पास्ट एक टेंस है, फ्यूचर एक टेंस है, जबकि हमने कहा नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो टाइम है, टाइम को बताता है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, पास्ट टाइम में क्या हुआ था हिस्ट्री में, फ्यूचर टाइम में पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये सभी टाइम है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसी बात क्यों बोलते हैं? ऐसी हेडिंग क्यों लिखते हैं? ऐसे फ्रेज क्यों लिखते हैं? ध्यान से समझो। प्रेजेंट टेंस अगर तुम ऐसा बोलते हो, इसका अर्थ ये है, देखो टेंस वर्ड बोला हमने प्रेजेंट के बाद, इसका अर्थ ये कि टेंस मतलब कि हम किसी टेंस की स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में। यानी जैसे तुमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट एक टेंस है, तो इंडेफिनिट को अब हटा दो, कट कर दो पेन से, ऐसा समझना है, और उसकी जगह पर टेंस लिख दो, क्योंकि इंडेफिनिट एक टेंस है। तो हमारे पास हेडिंग क्या है ये निकल कर? प्रेजेंट टेंस। गौर किया तुमने क्या किया हमने? अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं सपोज, तो परफेक्ट वास्तव में क्या है? एक टेंस है, हमने सीखा अभी। तो परफेक्ट को कट कर दो पेन से, परफेक्ट चूँकि एक टेंस है तो उस जगह पर टेंस वर्ड को लिख दो। हेडिंग क्या बनी? प्रेजेंट टेंस। इसके क्या अर्थ हो गया कि प्रेजेंट एक टेंस है? नहीं, हमने परफेक्ट टेंस की स्टडी की थी प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में। परफेक्ट टेंस की स्टडी पास्ट टाइम के कनेक्शन में भी हो सकती है, यानी हमने किसी टेंस का स्टडी किया है प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में, तो टेंस वर्ड किसी टेंस के लिए आता है और टाइम वर्ड किसी टाइम के लिए। तो प्रेजेंट टेंस ऐसा कहने का अर्थ है कि हम किसी टेंस का अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में। ये हुआ प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस कहने का अर्थ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कहने का अर्थ ये नहीं है कि प्रेजेंट एक टेंस है, पास्ट एक टेंस है। हमारी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, हमारी समझदारी गलत है, बोलते तो हम ठीक हैं। तो प्रेजेंट वर्ड बताता है टाइम और टेंस वर्ड बताता है वास्तव में कोई टेंस। अब टेंस की जगह पर तुम सिंपल रखो, इंडेफिनिट रखो, कंटिन्यूअस रखो, परफेक्ट रखो या परफेक्ट कंटिन्यूअस रखो, कुछ भी, तो हम कितनी बार बोलेंगे ऐसा? थक जाएंगे। इसलिए इकट्ठा हमने सबको, चूँकि हम प्रेजेंट के बाद कोई ना कोई टेंस रखते हैं, इसीलिए वहाँ पर टेंस वर्ड बोलते हैं। यही रीज़न है कि प्रेजेंट टेंस ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं लिखी हुई या बोलने के स्टाइल में। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, बहुत sir. अच्छा लग रहा है। यस सर। यस सर। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ, हवा में विजुअलाइज करना है चीज़ों को, आवाज़ पर गौर करोगे चीज़ें चित्र में बदल जाएंगी। सो ट्राई टू मेक एन इमेज बिफोर यू।
एंड योर इमेजिनेशन कैन डू दिस, योर इमेजिनेशन कैन स्केच एन इमेज, ओके, आपकी कल्पना चित्र खींच सकती है। आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि V1 V2 या V5 का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में होता है तो उस सेंटेंस का टेंस इंडेफिनिट होता है। लास्ट बात, V1 V2 और V5 ही, यही तीनों वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, चौथे कोई वर्ब नहीं है। इज इट क्लियर? चौथा वर्ब नहीं है कोई जो इंडेफिनिट टेंस बनाता है, सिर्फ V1 V2 और सबसे लास्ट वाला वर्ब V5, इसी से सेंटेंस का टेंस इंडेफिनिट होता है। बस, बहुत आसान है। सर बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? सर वी और ही को फूड बता दोगे एक बार? क्या चीज़? ये जो आपने नीचे लिख रखा, ही कुक फूड और वी कुक फूड। देखो, V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है, ठीक है। तो V प्लूरल है यानी बहुत इंसानों की बात, एक से ज़्यादा की बात। यस सर। तो जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सा प्लूरल वर्ब जाना चाहिए? प्लूरल हमने किसे कहा है? V1 को कहा है, इसीलिए हमने कुक का इस्तेमाल किया। क्यों? कुक V1 है, और V1 में ही जब S या ES लगाते हैं तो वही V1 V5 बन जाता है। तो कुक V1 है, लेकिन उसके नीचे एग्जाम्पल कुक्स, ये V5 है। V5 सिंगुलर होता है यानी सिंगल इंसान के साथ जाएगा, तो ही सिंगल इंसान है, इसीलिए इसके साथ कुक्स का इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ गया? यस सर। और V2 का कोई नंबर, हाँ, V2 है ना? कुक्ड V2 है। V2 का कोई नंबर नहीं होता है। मैं वर्ब को पहचानने का सेशन बनाऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में। अभी जितना बोल रहा हूँ इतना ध्यान में रखो, बाद में देखेंगे V1 V2 V3 V4 V5 क्या है, उनके नाम देखें, उनके फंक्शन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा। ओके सर। ठीक है, नहीं आती है पहचानने, कोई बात नहीं, आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन इतना जानो कि V2 का कोई नंबर नहीं होता है, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, इसीलिए ये सिंगुलर इंसान के साथ भी बैठ सकता है, या सिंगुलर चीज़ के साथ भी बैठ सकता है, या प्लूरल के साथ भी। तो ही सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो देखो दोनों के साथ इस्तेमाल हुआ है नीचे वाले सेंटेंस में। स्लैश देकर लिखने की यही मीनिंग है। और टाइम देखा हमने पास्ट, यानी फर्स्ट 2 सेंटेंसेस का टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टाइम में हुआ। और सबसे लास्ट वाले सेंटेंस का टेंस भी तो इंडेफिनिट ही है, क्योंकि V2 का इस्तेमाल है। लेकिन ये इंडेफिनिट टेंस हमने पास्ट टाइम के कनेक्शन में देखा, करेक्ट। अब इंडेफिनिट क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बातें और करेंगे। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, होगी बातें जब टाइम के कनेक्शन में पढ़ेंगे, वेट करो भी। वो थोड़ी ऊंची चीज़ है, बड़ी चीज़ है, जिसको हम फंक्शन ऑफ टेंस कहते हैं। अभी टेंस पहचानने की बात कि हाँ भाई इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अब इसी को ए क्यों कहते हैं, तो ये बात अलग है, तो दूसरे सेशन में आएगा। सो वेट फॉर दिस। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अगला टेंस हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। अपने स्लाइड में पहुँच जाओ, जो बोलूँ, जितना बोलूँ, जैसे बोलूँ उतना ही ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस टेंस बनता है V4 से, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस बनता है V4 से। दूसरा कोई वर्ब नहीं है, दूसरा कोई भी वर्ब का चेहरा नहीं है जो कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। सिर्फ V4 से ही कंटिन्यूअस टेंस बनता है, चाहे टाइम कुछ भी हो, कोई भी हो। समझ में आ गया? अब V4 कभी भी अकेला नहीं आता है, V4 से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। समझ गए? तो V4 से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ सकता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बस, और कुछ नहीं आता है। देखो हमने कितनी एकदम आखिरी बात कह दी, अब इससे आखिरी कुछ हो नहीं सकता है, आसान हो गया। V4 से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। अब प्रॉब्लम होगा कि V4 कहते किसे हैं, उम को परेशानी है, इसको समझो। V4 में ING लगा हुआ दिखेगा तुम्हें, चाहे किसी भी वर्ब का V4 हम जानना चाहें, उस वर्ब में ING लगाते हैं, यानी V4 मतलब ING वाला वर्ब। आसान हो गया, और कोई दूसरा वर्ब नहीं। और ING कैसे लगाते हैं? V1 में ही ING लगाते हैं, तो V4 बन जाता है। सबसे पहले वर्ब में ही हम कुछ छेड़खानी करेंगे तो दूसरा कुछ बनेगा, ऐसा समझेंगे। तो V1 में जब ING लगाओगे V4 बनेगा, ठीक है। तो कुक में ING लगाया, कुकिंग बन गया। हमने सिर्फ कुकिंग जैसे एग्जाम्पल को यहाँ लिया है, अब ध्यान से समझो।
इज एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काम, टेंस मीन्स एक्शन, टेंस मीन्स वर्ब, यानी काम लगातार है हमारा, यही अर्थ है कंटिन्यूअस टेंस का। कितना आसान है। जैसे ही इज़ कुकिंग फूड, वह भोजन बना रहा है, प्रेजेंट टाइम में बना रहा है। तो इज़ चूँकि प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए हमने सेंटेंस के बगल में प्रेजेंट लिखा, और कुकिंग मतलब आईएनजी, आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस, तो इसलिए इसका टेंस हो गया कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों का इस्तेमाल सेंटेंस में हो, कंडीशन है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही होना चाहिए मौजूद सेंटेंस में। अगर ऐसा है तो हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम का आइडिया देगा और हमेशा ऐसा होगा, और मेन वर्ब आपको टेंस का आइडिया देगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो इज़ के नीचे जब आप हाथ रखेंगे तो आपके दिमाग में टाइम का जिक्र आ जाना चाहिए कि अच्छा इज़ तो प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है, बढ़िया। और आईएनजी यानी मेन वर्ब के नीचे जब हाथ रखेंगे तो टेंस का जिक्र आना चाहिए ध्यान में, और आईएनजी से कंटिन्यूअस टेंस बनता है, यानी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भोजन बन ही रहा है। तो इससे पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज से जाना प्रेजेंट, आईएनजी से जाना कंटिन्यूअस, मिला दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। यानी कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। कहने का अर्थ क्या कि कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काम, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, यानी वर्तमान समय में काम लगातार हो रहा है, लगातार है, जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, यानी खाना मेरे सामने बन रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो आपके सामने मैं भी बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में बोलने का काम जारी है। बोलना इज़ अ काम मीन्स टेंस, जारी होना मीन्स कंटिन्यूअस, इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, टाइम प्रेजेंट। तो आई एम स्पीकिंग, यही एग्जाम्पल बनेगा, यानी प्रेजेंट टाइम में काम लगातार। आई एम कुकिंग फूड, मैं भी भोजन बना रहा हूँ, हालांकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ लेकिन भोजन बना रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो एम से पता चला प्रेजेंट, कुकिंग से पता चला कंटिन्यूअस। कोई पूछे आपसे इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो बहुत माइन्यूटली पूछा है तो सिर्फ बताइए कंटिन्यूअस, और नॉर्मली पूछा है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है तो आप टाइम के साथ बताइए, और टाइम के साथ बताना अच्छी बात है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वी आर कुकिंग फूड, वी प्लूरल, आर भी प्लूरल, एक से ज़्यादा इंसान। आर से पता चला टाइम प्रेजेंट, कुकिंग से पता चला टेंस कंटिन्यूअस, पूरा दोनों को मिला देंगे तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? आसान है? यस सर। आ रहा है सबों को समझ में, गर्ल्स एंड बॉयज़? यस सर। ओके, नेक्स्ट, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर। अब वॉज वर के साथ भी अगर हम आईएनजी लगा दें यानी V4 लगा दें तो कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन कब? पास्ट टाइम में बनेगा, यानी किसी काम को हम पास्ट टाइम में लगातार हो रहा था यह दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने फंक्शन भी सीख लिया एक तरह से। ही वॉज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रहा था, कब? कल, कब? 1 घंटे पहले, कब? 1 मिनट पहले, लेकिन पास्ट में, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरे से जस्ट पहले, मेरे समय से पहले, प्रेजेंट टाइम से पहले। तो वॉज से पता चला टाइम पास्ट, और कुकिंग यानी आईएनजी से पता चला टेंस कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस का टेंस हुआ। वी वर कुकिंग फूड, WERE को वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, एक बात ध्यान रखनी है। WHERE को वेयर पढ़ते हैं और WERE को वर पढ़ते हैं, वही वर वधु। सो वी वर कुकिंग फूड, वर से टाइम चला हमें पता, पास्ट, कुकिंग आईएनजी यानी कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? आगे बढ़ें, एक्सक्यूज मी सर। बोला जाए। मैंने जानकर अभी उलझन नहीं डाली, यही है। आईएनजी से पहले देखो हमने क्या यूज़ किया, इज़, एम, आर, वॉज, वर, और हमने रूल में भी लिखा है कि V4 से पहले बी फॉर्म आएगा। ऑब्वियसली V4 से जस्ट पहले जो वर्ब आ रहा होगा वही बी फॉर्म होगा। फॉर्म मीन्स रूप, बी मीन्स वर्ब। तो बी नाम का एक वर्ब होता है, इसका रूप अलग अलग है, जैसे एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप होते हैं। तो बी का रूप है इज़, एम, आर, वॉज, वर, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर ही बी फॉर्म्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? ओके सर। यानी बी की एक फैमिली है, उस फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, तो बी की जो फैमिली है, बी के जो फॉर्म्स हैं इज वो एम हैं। आर वॉज वर्क। धन्यवाद, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, बढ़िया, आगे अब हम टेंस सीखेंगे परफेक्ट।
आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। परफेक्ट टेंस सिर्फ और सिर्फ V3 को बनाने की ताकत है। अगर सेंटेंस में V3 का इस्तेमाल हो गया है तो जान जाओ उस सेंटेंस का टेंस परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब क्या? पूर्ण होना। टेंस मतलब काम, यानी काम पूर्ण हो चुका, काम करने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका। अब काम लगातार नहीं है, जारी नहीं है, यही अर्थ। तो ऐसे सेंस को, काम को ख़त्म होने का सेंस दिखाने के लिए अंग्रेजी के विद्वानों ने माना है V3 को, कि V3 से हम काम को ख़त्म होना दिखाएंगे। ये एक मान्यता है। अगर वो V4 से मानते तो आज तक वो V4 पढ़ते, अगर V1 को मानते तो हम V1 से जानते। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर V3 को माना गया है ऐसा कि ये काम को ख़त्म हुआ दिखाएगा। अब V3 को भी हेल्पर चाहिए। V3 से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होगा जो V4 में हुआ था। इसकी दोस्ती हैव के परिवार से है, इसकी दोस्ती हैव की फैमिली से है, और हैव की फैमिली में 3 मेंबर हैं, हैज़, हैव और हैड, जिसमें कि हैज़ हैव प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और हैड हैज़ हैव का ही पास्ट वाला भाई है, पास्ट टाइम में इस्तेमाल होने वाला भाई है। या ऐसा कहो, हैज़ हैव 2 भाई हैं जो वर्तमान समय में जीवित हैं, और हैज़ हैव का ही एक भाई और था जो गुजर गया, अब नहीं है, वो था हैड। परिवार तो एक ही, मेंबर्स तो 3। गौर करो, तो काम को ख़त्म हुआ ये सेंस दिखाने के लिए V3 का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ इसी वर्ब का इस्तेमाल होता है और दूसरा किसी का नहीं। इससे पहले हैव फॉर्म आएगा, हैव फॉर्म हैज़ हैव हैड है। ध्यान दो, ही हैज़ कुक्ड फूड, उसने भोजन बना लिया है। अब वह खेलने जा रहा है, यानी भोजन बनाने का काम हो गया है, यानी प्रेजेंट टाइम से पहले ही उसने नज़दीक के पास्ट में ख़त्म कर लिया। अब नज़दीक का पास्ट क्या है? जैसे 9 बजे उसका खाना बनाया हुआ कम्प्लीटली हो गया है, यानी 8:55 में उसने खाना बना लिया होगा। अब 9 बजे वह फ्री है, कहाँ जाएगा? अब तो पढ़ाई कर लेगा। मान लो कोई इंसान ड्यूटी से आता है, 7 बजे आया, अब भोजन बनाता है थोड़ी देर बाद, 8 बजे उसका भोजन बन गया, अब फ्री है ना, यानी एग्जैक्टली 8 बजे वो फ्री है और 8 बजे वो सांस ले रहा है। जिस समय में हम सांस लेते हैं वो समय वर्तमान होता है। सीधी सी बात, थोड़ा फिलोसफिक होकर सोचना है। तो 8 बजे वो सांस ले रहा है, यानी कि वर्तमान समय में जीवित है। लेकिन भोजन जिस समय वो सांस ले रहा है तो वास्तव में चैन की सांस ले रहा है, भोजन बनाते हुए सांस नहीं ले रहा है, यानी भोजन उसने 8 बजे से जस्ट पहले बनाया है। तो 8 बजे वर्तमान समय से थोड़ा पहले उसने भोजन बनाने का काम ख़त्म कर लिया। और हमने भी देखा है कि जस्ट पिछला सेकंड भी पास्ट की ही गिनती कराता है, पास्ट टाइम ही माना जाता है। इसलिए मैंने कहा नज़दीक के पास्ट में कोई काम अगर हो जाए कंप्लीटली और दिखे कि वर्तमान टाइम में उसका असर, वर्तमान टाइम में हम फ्री हैं, अब इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, उलझना नहीं है, आसान करो, अभी पहचानने सीख रहे हैं। ही हैज़ कुक्ड फूड, V3 हमेशा हैज़ हैव हैड के बाद ही इस्तेमाल होता है, राइट। और अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे टेंस परफेक्ट है। ही सिंगुलर है, इसके साथ छोटी स्पेलिंग वाला वर्ब आएगा, दैट इज़ हैज़, सिंगुलर वर्ब, एक वचन का वर्ब। ही भी एक वचन, हैज़ भी एक वचन। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच दोस्ती होती है, इसलिए ही हैज़ कुक्ड फूड। हैज़ के बाद कुक्ड बोला, ये कुक्ड V3 है। V3 है टेंस, यानी टेंस हुआ परफेक्ट। हैज़ प्रेजेंट टाइम को बताता है, यानी इस सेंटेंस का टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हाथ रखा, टाइम का पता हुआ, और मेन वर्ब के हाथ नीचे रखा तो टेंस का पता हुआ हमें। वी हैव कुक्ड फूड, हैव से टाइम पता चला हमें प्रेजेंट, और कुक्ड V3 है, V3 से टेंस पता चल गया परफेक्ट। इसका पूरा टेंस अगर बोलें तो बोलना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड। गौर करो, हमने सिर्फ हैज़ हैव को चेंज करके हैड लिखा है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। यानी इससे पता चलता है हमें कि हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से देखो टाइम चेंज होता है। इसलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम का पता चलता है। समझ में आया? और जब हमें इस सारे सेंटेंस का टेंस सेम रखना है और टेंस V3 से पता चल रहा है, यानी V3 हम नीचे वाले सेंटेंस में भी सेम रखेंगे, इसलिए देखो V3 हमने सेम रखा है। यानी इससे साबित होता है कि मेन वर्ब हमेशा हमें टेंस का पता देता है और हेल्पिंग वर्ब हमें हमेशा टाइम का पता देता है। क्योंकि टाइम चेंज करने के लिए हमने क्या चेंज किया? हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज किया, हैज़ हैव को हैड बनाया। तो हैड से टाइम पास्ट
और कुक्ड जो कि V3 है, इससे टेंस परफेक्ट। मिंगल करो दोनों को, पास्ट परफेक्ट इसका नाम होगा। यानी इस सेंटेंस का टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस का अध्ययन हो रहा है पास्ट टाइम के कनेक्शन में। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया सबको? बोलो। सर आपने परफेक्ट टेंस में भी कुक्ड को V3 डाल रखा है और इंडेफिनिट में आपने कुक्ड को V2 डाल रखा है। ठीक है, जैसे तुम अभी घर में हो तो तुम्हारा नाम ओम है, और मान लो तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारा नाम नैतिक होता है, तो एक ही इंसान का उल्टा, दो नाम हुआ। उल्टा है उल्टा। चलो उल्टा कर ले। तो एक ही इंसान जब कहीं जाता है, ऑफिस गए तो तुम सर हो गए, घर में आए तो तुम बेटे हो गए, है ना। अगर तुम टीचर के पास जाते हो तो तुम विद्यार्थी हो जाते हो। यानी एक ही इंसान अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। उसी तरह से कई वर्ब्स ऐसे हैं जिनके V2 और V3 के चेहरे सेम हैं। रिलेशन। अब यही तो बात समझने की है कि कुक्ड V2 है और V3 भी है। हम समझें कैसे सेंटेंस में कि कब ये V2 और कब V3 है। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि कुक्ड से पहले तुम्हें हैज़ हैव हैड दिखेगा, यानी V2 और V3 की शक्ल अगर एक जैसी है तो उसी वर्ब को हम V3 तब कहेंगे जब उससे पहले हैज़ हैव हैड दिखेगा। क्लियर हो गया ओम कुमार? तो यहाँ हैड का इस्तेमाल है, हैड का इस्तेमाल है, इसीलिए इसके बाद अगर V2 जैसी भी शक्ल का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो ये V2 नहीं है बल्कि V3 है, क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद V3 ही आ सकता है। करेक्ट? सर V2 और V3 के कुछ एग्जांपल बता दो। आसान है, तो ऐसे समझ लो। सबसे पहले वाले स्लाइड में जाओ, इंडेफिनिट टेंस में पहुंचो, उस स्लाइड में पहुंचो, गौर करो। कौन गया? V1 V5 V2 लिखा है। गौर करो, V1 V2 V5 से पहले हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा है क्या, या डायरेक्टली सब्जेक्ट है उससे पहले? नो सर। सब्जेक्ट है। तो ये बात मैंने जानकर नहीं बोली थी, क्योंकि हमें पहचानना सिखा रहा है। अभी डिटेल में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो समझते नहीं हो, उसमें भी ज़्यादा समझाएंगे तो और हौच पौच हो जाएगा। लिसन टू इट वेरी केयरफुली दैट वी, हाँ बाउंसर जाएगा। V1 वर्ब्स देखो 5 हैं, वर्ब के जो हैं चेहरे 5 होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक। जिसमें कि पहला वर्ब यानी V1, दूसरा वर्ब यानी V2, सबसे लास्ट वाला वर्ब यानी V5, जो तुम इंडेफिनिट टेंस में देख रहे हो। ये तीनों वर्ब्स ऐसे हैं जिनके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इनसे पहले सब्जेक्ट आता है। कहने का अर्थ कि ये वर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के बाद, डायरेक्टली बाद, जस्ट बाद इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? यानी एक सेंटेंस मैंने लिखा ही प्लेड क्रिकेट, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। गौर करो, दोनों ही सेंटेंस मैंने प्लेड लिखा है। अब किसको हम V2 कह दें, किसको V3 कह दें? तो टेक्निक क्या है कि शक्ल तो दोनों की एक जैसी दिख रही है, लेकिन अगर हमें प्लेड को V2 कहना है तो हम ये देखेंगे कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही प्लेड क्रिकेट, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में प्लेड V2 है, राइट। क्यों? V2 सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होता है, तो ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ हुआ प्लेड, इसलिए प्लेड V2 है। क्योंकि तीन ही वर्ब की औकात है, तीन ही वर्ब की हैसियत है कि वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस्तेमाल होता है। वो उतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि उसे हेल्पर चाहिए। लेकिन V3 देखो जीवन के तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। 3 मीन्स थर्ड स्टेज, वर्ब का जीवन है मान लो। V4 बोला यानी वर्ब का जीवन, और जीवन जीते जीते वो अपने जीवन के 4th स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो V3 V4 को इसीलिए हेल्पर चाहिए। अब समझ में आया? तो नीचे वाले सेंटेंस पे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, यानी प्लेड जैसी ही शक्ल दिख रही ऊपर जैसी ही नीचे भी, लेकिन प्लेड से पहले हमने हैज़ बोला है, हेल्पर चाहिए। हेल्पर मिल रहा है इसे, इसका मतलब है कि वो या तो V3 या V4 है। तो V4 ING होता है, प्लेड में ING है नहीं यानी V4 नहीं है, बचा क्या? V3 यानी V3 है। ऐसे भी सोचेंगे। ओम कुमार, इज इट क्लियर? हेलो,
इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में आया? सभी हैं या नहीं है? यस सर। यस यस बढ़िया। एवरीवन इज ओम गायब हो गया। मंत्र जिससे शुरू होता है वही गायब हो जाता है। चलो अब सबसे लास्ट वाला टेंस देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वही बात कि जो बोलूँ जैसे बोलूँ इसको ध्यान में रखना है, ध्यान दो। परफेक्ट टेंस तुमने इससे जस्ट पहले पढ़ा, और परफेक्शन यानी काम में परफेक्शन यानी काम को कंप्लीट होने का सेंस दिखाने के लिए हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो परफेक्ट टेंस में हमने देखा ही कि V3 आएगा। V3 आया यानी काम हो चुका, काम लगातार नहीं है। और V3 कभी भी हैव की फैमिली के बिना नहीं आ सकता। V3 की दोस्ती हैव की फैमिली से है, और V4 की दोस्ती यानी ING वाले की दोस्ती बी की फैमिली से है। करेक्ट? छोटे छोटे बच्चों से उसकी दोस्ती है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, छोटे वर्ब्स दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये मान लो। और V4 यानी कि एक बूढ़ा इंसान है। देखोगे तुम बूढ़े इंसान की दोस्ती अक्सर बच्चों से होती है, लेकिन V3 अभी उतना बूढ़ा नहीं है, वो V4 है और बूढ़ा है। V3 उससे थोड़ा पहले है। तो V3 की दोस्ती लगभग किसी थोड़े बड़े इंसान से यानी हैज़ ऑफ हैड से है। तो अभी जैसा हमने बताया कि V3 की दोस्ती हैव की फैमिली से है, ठीक है, हैज़ ऑफ हैड से। तो गौर करो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो नाम है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी आधा काम या जितना भी काम, आधा नहीं कह सकते, 3/4 भी कह सकते हैं, जितना काम हो, लेकिन कुछ काम हो चुका है कंप्लीटली, काम होने का काम फाइनल हो चुका है, परफेक्टली हो चुका है। और उसके बाद का हिस्सा जो है वो है कि काम जारी है। जैसे मैं पिछले घंटे से अभी आपको बता रहा हूँ, तो 59 मिनट्स तक तो मैंने क्लास लिया ना, यानी 59 मिनट्स तक क्लास लेने का काम परफेक्टली हुआ, यानी काम में परफेक्शन आया। म्यूट करो अपनी तरफ। और कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम अभी भी जारी है। और कब जारी है? बोलने के वक्त जारी है। तो देखो मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने का वक्त यही कहलाएगा, और इसी बोलने के वक्त मैं पढ़ाने का भी काम अभी जारी रख रहा हूँ। यानी 59 मिनट्स तक काम परफेक्टली हुआ तो परफेक्ट, और अभी जारी है तो कंटिन्यूअस। इसी तरह की समझदारी को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और टेंस मतलब काम, यानी काम को हम इन दो पहलुओं में देख सकते हैं, इन दो तरीकों में देख सकते हैं, जिनको हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे कि भाई काम थोड़ा कंप्लीट भी हुआ है और अभी काम कंप्लीट नहीं भी हुआ है, यानी जारी है। जैसे आप मान लो होमवर्क बना रहे हो और 3 पन्ने का आपको होमवर्क मिला है, यानी 2 पन्ने आपने बना लिया है और अभी जो तीसरा पन्ना है वो अभी जारी है बनाना। कहने का अर्थ कि काम परफेक्टली 2 पन्ने तक हो चुका, यानी टेंस परफेक्ट, और अभी तीसरे पन्ने में काम जारी है होमवर्क बनाने का, यानी काम कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस। तो टेंस मीन्स काम परफेक्टली हुआ, कंटिन्यूअस भी है, इसीलिए टेंस का नाम हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही इसकी ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग है। एक बार किसी को समझा दो समझ जाएगा। ध्यान से देखो स्लाइड। परफेक्ट के लिए हमने देखा कि V3 आएगा, और V3 अकेला नहीं आएगा। V3 मीन्स जीवन के तीसरे स्थिति में पहुंच चुका है, इतना बूढ़ा हो गया है कि उसे हेल्पर चाहिए। हेल्पर कौन आता है इसके लिए? तो V3 की दोस्ती हैव के परिवार से, हैज़ ऑफ हैड आता है। करेक्ट? अलग अलग इंसान की दोस्ती अलग अलग घर से होता है। तो वही हमने लिखा है। तो नाम है पहले परफेक्ट, तो परफेक्ट लिए जितनी बातें पहले पढ़ी तो उन बातों को लिख दीजिए। V3 से पहले हैव फॉर्म, यानी हैव की फैमिली का कोई मेंबर, वही बात हमने लिखा है। और वर्ड हैव कंटिन्यूअस हमने देखा था V4 से दिखता है, तो बस प्लस V4 लिख दिया। तो जैसा नाम वैसे वैसे ही वर्ब का सीक्वेंस। तो परफेक्शन दिखता है हमें काम में V3 से, इसलिए हमने पहले V3 लिखा। और काम में कंटिन्यूएशन लगातार होने का सेंस दिखता है V4 से, इसीलिए हमने अपने रूल में V4 लिखा। रूल तो महज एक बात है, लेकिन इस रूल को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। समझ लिया तो फिर रूल खुद ब खुद बनेगा। और V3 से पहले
हैव फॉर्म आना चाहिए, इसलिए हमने रूल में हैव फॉर्म लिखा है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। बढ़िया। अब नीचे ध्यान देकर समझना है हमें। अभी काम देगा V4। एक बार कंटिन्यूअस टेंस के स्लाइड में पहुंचो आप, और वहाँ इंपॉर्टेंट बात देखो। कंटिन्यूअस में पहुंचो, गुड। देखो V4 से पहले बी फॉर्म लिखा है, गौर करो नीचे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लिखा है। अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आ गए। समझो, तो यहाँ भी V4 लिखा है, और V4 बिना B की फैमिली के किसी मेंबर के आता नहीं है। इन्हें V4 को हेल्प करने B के परिवार का कोई ना कोई मेंबर आएगा। हमने कंटिन्यूअस टेंस में आपको 5 मेंबर से परिचित कराया था, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब और भी मेंबर्स रहते हैं, उनसे परिचय लेने का अब आपका समय आ गया। यानी इन 5 मेंबर्स के अलावा और जो मेंबर्स होते हैं उनसे आप परिचित अब होंगे। तो बी की फैमिली में इज, एम, आर, वॉज, वर तो होते ही हैं, और 3 मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं। क्या? बी, ई। बी खुद एक बी फैमिली का, क्योंकि फैमिली का नाम अगर बी फैमिली है, बी फॉर्म है, तो ज़रूर बी नाम का इंसान होगा उसमें। तभी तो घर का नाम किसी इंसान के नाम पर रखा जाता है, ज़रूर वो इंसान होगा। इसलिए बी भी एक वर्ब है, बी फॉर्म ही है, बी का ही एक चेहरा है, बी फैमिली का एक मेंबर है। दूसरा जो है वो है बीन, बी डबल ई एन। और चौथा जो है वो है बीइंग, चौथा नहीं मतलब तीसरा, बी ई आई एन जी। ठीक है, तो काउंट करके देखो, इज, एम, आर 3 हो गए, वॉज, वर 5 हो गए, बी, बीन और बीइंग, बी ई आई एन जी 8 हो गए। ये 8 मेंबर्स मेन मेंबर्स हैं बी की फैमिली के। V4 कभी भी बी की फैमिली के बिना नहीं आता है, तो गौर करना V4 से पहले हमने यहाँ V3 लिखा है, ठीक बात? यानी और यही V3 बी की फैमिली का होना चाहिए, क्योंकि V4 से पहले बी फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ हमने V3 लिखा है, यानी यही जो तीसरा चेहरा है ये बी की फैमिली ही होगा। गौर करना, यानी बी की फैमिली का ही तीसरा चेहरा जो होगा वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि V4 से पहले तो बी की फैमिली को ही आना है, उसी की दोस्ती है, लेकिन तीसरा चेहरा आएगा, इसीलिए V3 लिखने का ये अर्थ है। और बी के फैमिली में तीसरा चेहरा बीन होता है, बी डबल ई एन होता है, और कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए देखो एग्जाम्पल्स में बीन दिखेगा कुकिंग से पहले, यानी V4 से पहले, जो कि फिक्स्ड है, बीन ही होगा हमेशा। क्यों? बी फॉर्म में, बी फॉर्म वर्ब का जब तुम फॉर्म पढ़ोगे तो इसका तीसरा फॉर्म बीन ही होता है। सुनो ध्यान से कैसे, V1 के नीचे लिखते हैं लोग बी ई बी, राइट, और V2 में लिखते हैं बी फॉर्म का वॉज, वर। बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म होता है यानी V3 बीन, और V4 होता है बीइंग, बी ई आई एन जी, और फिफ्थ फॉर्म होता है यानी V5 इज, एम। ठीक, आर बच गया, आर होता है प्लूरल, तो V1 भी होता है प्लूरल, इसलिए बी ई बी जहाँ लिखा था V1 के नीचे, उसी बी के बगल में ब्रैकेट में ARE लिखते हैं। सारे वर्ब्स आ गए। इज, एम होता है सिंगुलर, V5 भी होता है सिंगुलर, और इज, एम बी की ही फैमिली का है, इसीलिए बी की फैमिली के साथ ही हम V5 में जाकर लिख रहे हैं। क्यों? वो सिंगुलर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस टेंस को समझना बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, बस हो गया। परफेक्ट टेंस तो हमने पढ़ाई है कि हैज़, हैव, हैड आएगा, उसके बाद भाई V3 आएगा, तो आ रहा है। देखो यहाँ पे तुम हैज़, हैव, हैड आया है एग्जाम्पल में, और इसके बाद देखो बी डबल ई एन बीन जो है ये थर्ड फॉर्म ही है बी की फैमिली का, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो हैज़, हैव, हैड के बाद देखो थर्ड फॉर्म ने लिखा है, बात भी ठीक है। लेकिन ING यानी V4 का रूल कहता है कि मेरे से पहले भाई हमको बी फैमिली का कोई चेहरा दिखना चाहिए, दोस्ती तो मेरी उसी से है। तो
V3 के पास दो थॉट है क्या? एक V4 की मजबूरी है, V4 का नियम बचा रह जाए कि मेरे से पहले B फॉर्म आएगा तो आएगा, और हैव फॉर्म देखो कह रहा है कि मेरे बाद V3 आना चाहिए, यानी V3 जहाँ हमने लिखा है वो V3 B का ही थर्ड फॉर्म है। यही बात आसान है, यही कहना है। समझ में आया? एग्जाम्पल में देखो, यहाँ समझ में आएगा। ही हैज़ बीन कुकिंग फूड, इसका अर्थ ये है कि वो 1 घंटे से खाना बनाता रहा है, मान लो, या आधे घंटे से खाना बनाता रहा है, तो 29 मिनट्स तक उसने खाना बनाया है, खाना पका है, खाना को बनाने का सेंस कंप्लीट हो चुका है, और ठीक 30वें मिनट में खाना बन भी रहा है, कंटिन्यू है। तो परफेक्ट का भी सेंस है, कंटिन्यूअस का भी सेंस है, इसलिए इस तरह के एक्शन को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मैं पिछले घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। हैव बीन टीचिंग, हैव बीन कुकिंग, राइट। तो टीचिंग से पता चला कंटिन्यूअस, क्योंकि आईएनजी से कंटिन्यूअस पता चलता है, और इस आईएनजी से पहले बीन दिखा जो कि थर्ड फॉर्म है बी का। तो आईएनजी का भी रूल बच रहा है कि मेरे से पहले बी फॉर्म दिखना चाहिए, तो बीन बी फॉर्म है, लेकिन यहीं पर क्या है कि थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। क्यों? हैज़ हैव हैड आ रहा था, हैज़ हैव हैड का भी रूल बच जाए। ये कहता है मेरे बाद थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए, यानी बी फॉर्म अपने थर्ड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, बी फॉर्म कह रहे हैं तो आईएनजी से पहले के नियम के मुताबिक, और हैव फॉर्म के बाद अगर देखें तो V3 होना चाहिए। दो थॉट आ गया। हैव कह रहा है कि मेरे बाद V3 दिखाओ, और कुकिंग कह रहा है, यानी आईएनजी कह रहा है कि मेरे से पहले बी फॉर्म दिखाओ। बार बार समझो इस बात को, यानी बी फॉर्म प्लस V3 दोनों मिला दो। कहने का अर्थ कि बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ लिखना है, वो होता है बीन, और सिर्फ बीन ही होता है, इसीलिए यहाँ पर बीन आ रहा है। अब इस तरह के सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये, जिस समय आप बोल रहे हैं इससे पास्ट टाइम में आपने कोई काम शुरू किया था और वो चलते चलते अभी भी जारी है। यानी 9 बजे तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और कहते हो देखो ना मैं 8 बजे से खाना बनाता रहा हूँ, यानी 8 बजे यानी पास्ट टाइम में आपने शुरू किया था काम करना, और वो काम अभी तक जारी है, राइट। बोलने के वक्त भी जारी है, यानी आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, तो आई के साथ हैव लगेगा, हमने देखा ही था। और परफेक्शन दिखाने के लिए V3 लगाना है कि काम हुआ भी है 59 मिनट्स तक, तो उसके लिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म बीन लिख रहा है, और बीन यहाँ फिक्स्ड है, ये भी तो आसान कर दिया। और चूंकि अभी भी काम जारी है तो आईएनजी से बोलोगे, यानी कि कंटिन्यूटी दिखाओगे, यानी कुकिंग बोलोगे। वह पिछले 5 मिनट से दौड़ता रहा है, यानी ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं जानकर बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो रनिंग देखो, यानी अभी भी दौड़ रहा है, और रनिंग से पहले यानी 4 मिनट दौड़ भी चुका है, तो BEEN बीन आ गया, जो बता रहे दौड़ने का काम हुआ भी। और चूंकि बीन थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पर लेता है हैव फैमिली का, इसीलिए इससे पहले हैज़ हैव हैड लिखते हैं, साधारण सी बात है। इसलिए ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, करेक्ट, कोई दिक्कत। और हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, तो हमने ही या वी कुछ भी लिखा है, इसके साथ हैड हो सकता है क्योंकि पास्ट का कोई नंबर नहीं है। तो ही हैड बीन कुकिंग फूड, ओके, कि वह भोजन बनाता रहा था, हम ये बात कल की कर रहे हैं। वी हैड बीन कुकिंग फूड, हम लोग भोजन बनाते रहे थे, यानी ये पास्ट की बात है। अब बताओ किसे कहाँ क्या प्रॉब्लम है? सबको आया समझ में? प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिव। क्या सिंगल प्रॉब्लम बचा किसी का टेंस को पहचानने से संबंधित? ओके, दोनों साक्षी ओके हो? यस सर। ओम ओके हैं आप? कुमार ओम सो गए क्या? चलिए फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर नाइट। मिलेंगे कल इसी टेंस की किसी दूसरी जानकारी के साथ, और फिर कुछ क्वेश्चंस बनाने बताएंगे, वो आप सीखेंगे, समझेंगे, अच्छा रहेगा। फिर नरेशन बताएंगे जो 10th और 12th क्लास दोनों में आने वाला है। जो उससे कम क्लास के जुड़े हुए हैं वे भी सीखेंगे।
नरेशन में टेंस का ज़बरदस्त काम आता है। एक बार सीख लोगे, समझ लोगे तो सारे सवाल हवा में बनेंगे। दैट्स इट, दिस इज़ गारंटी।